नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? अगर आप पार्टी की बात मानी जाए तो हाँ। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं। मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। अब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार, आप पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जिस तरह की रस्साकशी, जिस तरह का एक युद्ध चल रहा है, उसके चलते कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को और उनकी जुडिशियल रिमांड को एक तरह से जस्टिफाई किया, उसके बाद से तो आप पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से टूट पड़ी है, उसके बाद कुछ भी संभव है। उनका एक मंत्री राजकुमार आनंद, वो चले गए आप पार्टी छोड़ के, मंत्री पद भी छोड़ दिया, आप पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि साहब मैं तो इस पार्टी में इसलिए आया था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी थी, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, अंदर घुसे जा रही है, मैं ऐसी पार्टी में रहकर अपने को भ्रष्टाचार से जुड़े उसमें नहीं देखना चाहता। अब ये उन्होंने कहा है, लेकिन तथ्य ये है कि 23 नवंबर को, मतलब पिछले साल, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसी राजकुमार आनंद के यहाँ भी छापामारी की थी। पूरे 20-24 घंटे उनके यहाँ ईडी की टीम रही। आप पार्टी के लोग तो इसको सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसके जरिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में, तमाम जगहों पे ये जो ईडी और सीबीआई के जरिए जो नेताओं का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, धर्म परिवर्तन एक होता है, यहाँ राजधर्म परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, रातों रात लॉयल्टीज शिफ्ट हुई, मतलब पूरी लंबी लिस्ट ही है ना। तो वही बात
दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। आप तमाम सारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको देख लीजिए। अब लोकतंत्र में इस बात की तो आज़ादी होनी चाहिए कि अगर किसी को किसी एक राजनीतिक दल में उसको अब आगे नहीं रहना है और दूसरे दल में जाना चाहता है तो उस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब एक डिज़ाइन के तहत, जब एक पैटर्न के तहत, जब एक रणनीति के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत चीज़ें सिलसिलेवार हो रही हों, तब फिर ये सामान्य घटना तो नहीं मानी जा सकती ना। आप ही बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो सब कुछ चल रहा है ये बड़ी सामान्य घटना है? मतलब इसमें कोई किसी तरह का हाथी नहीं है, बिल्कुल सहज है जैसी बातें तमाम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो कहते हुए घूम रहे हैं। तो वो जो पार्टी जिसके बारे में एक समय चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन, पार्टी विद अ डिफरेंस, नैतिकता की बात क्या है वो आज की तारीख में? या सीधे सीधे चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, कुछ भी कर कर सत्ता अपने हाथ में रहनी चाहिए, इस तरफ हो? अब मोदी जी बोल ही चुके हैं अपने चुनाव की तमाम स्पीचों में, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, 400 पार तो उनके हिसाब से पक्का ही है। सरकार आएगी तो वो कह रहे हैं कि पहले 100 दिन में मैं इतने कड़े फैसले लूंगा कि मतलब सब कुछ बदल दूंगा। तो इशारा किस तरफ है? दूसरी तरफ इस पूरे शासन को लोग जो राजनीतिक चिंतक है, विचारक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सहमति नहीं रखते हैं, वो इसको डिक्टेटर युग की पूरी कन्फर्मेशन, आगमन कि भाई ये डिक्टेटर युग शुरू हो चुका है और किसी भी कीमत पर कोई राजनीतिक नैतिकता नहीं, कोई नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है, सत्ता अपने हाथ में, जो आए उसको अंदर लो। चाहे कल वो किसी भी तरह के घोटाले में शामिल रहा हो, चाहे वो एनसीपी के अजीत पवार रहे हों, छगन भुजबल रहे हों, अशोक चौहान रहे हों, कोई भी, मतलब ये तो आप देखिए ना पूरे कितनी लंबी लिस्ट है। तो सारी तो बातें विपक्ष की मतलब बेकार नहीं लगती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि सारी ही बातें खोखली हैं। विपक्ष की बातों में काफ़ी हद तक तो दम नज़र आता है। जो बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी उसका थोड़ा सा इशारा तो मिला। कैसे? एक तो उनके मंत्री जिस तरह से गए, इसके पहले ही कई और जगह से भी, उत्तर प्रदेश से भी उनके कुछ गए, लेकिन जो प्रमुख गए उसमें उनका ऑलरेडी पंजाब में उनका इकलौता लोकसभा का सांसद वो रातों रात स्विच करके बीजेपी में पहुंच गया, एमएलए वहां से पहुंच गया, और जगह भी नाम लिए जा रहे हैं। लगातार ये बात उठ रही है कि आप पार्टी के अंदर फूट पड़ेगी। इससे पहले खबरें उछाली गई कि संजय सिंह जो आए हैं वो बाहर आए हैं तो वो इसलिए आए हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी वो बनने वाली हैं, आतिशी का, मतलब तमाम तरह की खबरें प्लांट हो रही थी जो कि अलग अलग चैनलों पे कहाँ कहाँ से निकल के आ रही थी। तो ये सब सभी दल करते हैं, राजनीतिक ये पैतरेबाजी है, ओपिनियन ड्राइव करने के लिए, ओपिनियन घुमाने के लिए, स्पिन ऑफ करने के लिए। सब आजकल तो इन्हीं से सब चलता है ना, ट्रोलिंग हो जाती है, ट्विटर पे उछाली जाती हैं खबरें, सोशल मीडिया पे प्लांट करा दो, चैनलों में तो आप जानते ही हैं क्या कुछ हो रहा है। तो एक तो ये घटना हुई। दूसरी अब ये नई शुरू आ गई है कि राजकुमार आनंद जो है वो दलित थे, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो सारे डिबेट को अब उसका रंग दिया जा रहा है। और अकारण नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रेटेजी के साथ हो रहा है कि साहब आप पार्टी में जो 10 सांसद हैं साझा, उसमें तो एक भी दलित नहीं। मतलब ये नया एक स्पिन ऑफ बन गया। प्लस एलजी साहब जो दिल्ली के हैं उन्होंने भी जिस तरह के बयान इस बीच में दिए, चाहे वो ईद को लेकर बयान हो या उससे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बयान हो, उनकी भी, उनके कितने मधुर रिश्ते रहे हैं ये वाले एलजी चौहान साहब या इससे पहले वाले नजीब जंग, दोनों का ही पब्लिक डोमेन में है। मतलब इतने से काम के लिए सुप्रीम कोर्ट भागना, दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो निर्वाचित सरकार है तो अपने अफसर को चुनने का अधिकार तो इसी को होना चाहिए, यही तो है, होना ही चाहिए ना, वरना फिर मतलब क्या है चुनाव का और उसका। तो फिर एक चेंज कर दिया, ऑर्डिनेंस लाए और उस बात को चेंज कर दिया। अब इसमें किसी को शंका थोड़ी है कि मतलब ये कैसे स्वीकार कर ले केंद्र सरकार के बाकी सब जगह तो उसका डंका चल रहा हो, बाकी सब जगह तो उसका रथ चल गया हो, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी, वहां सब कुछ कर लिए, जितने किताबों में लिखे हुए दाव पेच थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब लगा लिए। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में तो एक एक विधानसभा चुनाव में पूरे देश के भाजपा शासित मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की ड्यूटी लगी थी। वो सब करने के बावजूद भी
सारे तीर तर्कश दाव पेच अमित शाह के सब कुछ लगाने के बावजूद दिल्ली में कुछ हो नहीं पाया। तो अब ये चिंता की तो बात है ही ना मोदी जी के लिए, कैसे मतलब स्वीकार कर लें, कैसे उनके चाणक्य इस बात को डाइजेस्ट करें। सारे कर लिए, 3 निगम बने, उन निगमों को वापस विलय करके एक तरफ किया गया। मनोज तिवारी बेचारे चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग से फिर वो मतलब भाजपा अध्यक्ष से भी गए, नए को लेकर आ गए, पत्ते फेंटे, नए सांसद लाए, अब उसमें से भी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड है। अब इधर जेल की कहानी सुन लीजिए। जेल में लगातार आधी कैबिनेट तो जेल ही में है, बाकी जो बचे हुए उनके बाहर मंत्री हैं उनमें से एक तो भाई साहब चले ही गए। ठीक है, अब बाकी के ऊपर भी चल रहा है, उनके नामों की भी लिस्ट बाहर आउट हुई हुई है, उनके नामों के बारे में भी बात आई चुकी है। तो ऐसे में आतिशी जी का ये बयान या आप पार्टी का ये डर या आशंका, ये सूचना पूरी तरह निराधार तो नहीं मानी जा सकती। इसमें कुछ तो बेस है, कुछ तो तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इसको पचा ही नहीं पा रही कि ये कैसे उनकी नाक के नीचे कैसे केजरीवाल कैसे मतलब कायम है। वो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा उसके किले में छेद करने का। तो इसलिए सारी तरफ से घेर के ये किया गया। अब ये लड़ाई कोर्ट में ऑलरेडी है ही, ये डिबेट भी खड़ी हुई कि साहब जेल से कैसे सरकार चलाएंगे। भाई हाई कोर्ट तो कह ही चुका है, हाई कोर्ट से तो आपने सुन लिया। वो भी जो लगाने वाले थे याचिका, वो सब भाजपा प्रेरित लोग ही थे। संदीप कुमार जो फॉर्मर आप पार्टी के वो थे, या उसके अलावा जो दूसरे यादव साहब थे, उनकी सबकी लॉयल्टी या उनके सबका प्रोफाइल सब पब्लिक डोमेन में है। हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दी, पैसा भी लगा दिया, कॉस्ट भी लगा दी, सख्त बोल दिया, सारे बयानबाजी हो गई। क्लियर मतलब एक चीज निकल आई कि भाई टेक्निकल ग्राउंड में नहीं है, वरना अब तक तो ठिकाने हो चुका होता। तो अब क्या किया जाए, तो ले दे के विकल्प फिर अब ये राष्ट्रपति शासन का है। लेकिन क्या सही मैसेज जाएगा इससे देश में? क्या ये उसी तरफ नहीं जा रहा है कि जो जब आप बिल्कुल अपने आत्ममुग्धता में या अपने एक अहंकार में होते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि जरूरत क्या है, जब आपका इतना अच्छा चल रहा है, वैसे ही देश में कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा, लोग मान ही रहे हैं कि जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक दिशा में जा रहा है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? बताइए आप क्या सोचते हैं? तो नैरेटिव जो है ना, चेंज हो जाएगा पूरा, ये वैसा रहेगा नहीं जैसा सोचा जा रहा है। एक चीज तो माननी ही पड़ेगी, जस्टिस नागरत्ना का अगर आप बयान सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस नागरत्ना, उनका बयान अगर आपको याद हो, जिसने अच्छी खासी कंट्रोवर्सी खड़ी की थी, 2 बातें उन्होंने कही थी। एक बात उन्होंने कही थी कि जो राज्यपाल हैं सारे, वो जानबूझ करके संविधान के तहत जो उनका रोल डिफाइन है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। बार बार आकर के ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं उनके विवेकहीन आचरण से, संविधान के दायरे में ना रहकर काम करने से, जिससे राज्य सरकार और जो चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच टकराव की स्थितियां बन रही हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है और वो लिटिगेशन का कारण बन रहा है। तो उन्होंने सारे राज्यपालों को सलाह दी थी, ये तक उनको कहना पड़ा कि भाई हमको बड़ा शर्मिंदगी होती है, हमारे लिए कितनी एम्बेरसमेंट की बात है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कि गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को हमें ये बताना पड़े कि उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये बयान वो दे चुकी हैं, अच्छी खासी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है और मामला भी आ रहा है 16 तारीख को। फिर केरल सरकार वाला जो मामला है, जिसने राष्ट्रपति तक को इस बार लिया है, क्योंकि उनके जो बिल हैं राज्य सरकारों के, उस पर गवर्नर साहब बैठ जाते हैं। तो ये अकारण नहीं, अब पंजाब, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, चंडीगढ़, दिल्ली देख लीजिए ना, उठा करके लाइन से है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या कहना पड़ा वो भी आपके सामने है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि पहले जैसे कांग्रेस के ज़माने में भी राज्यपाल के जरिए बहुत कुछ हुआ, इससे ऊपर ही इस वक्त चीज़ें चली गई हैं। या तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश हो रही है या नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये तो एक बात है ही है आपकी नॉलेज में। दूसरी बात जस्टिस नागरत्ना ने कही थी कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा फेलियर या घोटाला या स्कैम
आप कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा था कि इससे पूरी की पूरी जो नकदी बाजार में थी, ब्लैक मनी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि हम सारा काला धन ले आएंगे वापस, हम इसलिए डिमोनेटाइजेशन है, उनकी निगाह में तो वो पूरा टाइम फिस हुआ, फेल हो गया। उल्टा उन्होंने कहा कि ये स्कीम तो काले धन को सफ़ेद करने की ही स्कीम निकली। अब ताज़ा जो मामला है वो है कि ये अरविंद केजरीवाल, पीएमएलए, ईडी और बाकी जो लोग, कविता राव और जो और हेमंत सोरेन या दूसरे जो नेता इसके जाल में उन्होंने डाले हुए हैं, जब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब फिर क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट को ही इसका निराकरण या इसका सही समाधान या सही व्याख्या करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर जस्टिस लॉकुर की बात हम माने, जस्टिस लॉकुर हालांकि काफ़ी आलोचना करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्णयों की, और उनको भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक बड़े मंत्री, नेता, लॉ मिनिस्टर भी रहे, वो तो पहले ही कह चुके थे कि कुछ फॉर्मर जज जो है एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है। लीगल ऑब्जर्वर के साथ आप बने रहिए। हमारे वीडियोज़ यदि आपको ठीक लगते हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। इस मामले की जानकारी हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।